अभी तक हमने देखा जब भाई की पिल्स सही से बिक रही होती हैं तो स्काई क्लब इन पिल्स को बेचने का एग्रीमेंट करती है। पहले तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर स्काई सोसाइटी रियल पिल्स में फेक पिल मिक्स करके भाई को फंसा देती है और एक चाल चल कर भाई को सबकी नज़र में बुरा बना देती है। तब बहुत सारे कल्टीवेटर्स भाई को घेर लेते हैं, जिससे भाई को बचकर ईस्ट सिटी भागना पड़ता है। वहाँ भाई को डिवानर मिलता है और फिर वो क्वीन क्लब के साथ मिलकर स्काई क्लब से बदला लेने के लिए फिर से पिल्स का बिजनेस शुरू करता है। ये पिल्स भी पहली वाली पिल्स की तरह सुपर हिट होती हैं, जिससे स्काई सोसाइटी का बिजनेस खतरे में पड़ जाता है। पिल्स की खुशबू से चैन समझ जाता है ये पिल्स भाई ने बनाई हैं। बाद में जब ली शैंग को पता चलता है तो वो रेड बालों वाले आदमी को मिशन देता है कि वो बाय को मारने के लिए असैसन भेजे। मानो को डार्क नेट से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बाय पर अटैक होने वाला है। रात को असैसन्स जब अटैक करने आते हैं तो बाय की टीम पहले से रेडी होती है, इसलिए वो उन्हें इजीली हरा देते हैं। बाय चैन को पकड़ लेता है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट के आने पर चैन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन ऑफिसर उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, जो एक कल्टीवेटर के लिए मौत से भी बुरी पनिशमेंट है। अब बाय को समझ आ जाती है उसे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने सीक्रेट रेल में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन खराब कर दी थी, जिससे किसी पावरफुल पर्सन का प्लान खराब हो गया। उधर रेड बालों वाला आदमी यंग मास्टर को बताता है कि बाय फिर से बच गया। यंग मास्टर कहता है अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अब आगे स्टोरी आगे बढ़ती है। उस रात के अटैक के बाद अभी तक स्काई सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाय को लगता है कि यह तूफान से पहले की खामोशी है और उसे एनवीज का सामना करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बाय अभी जो आइस एबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है इसकी 4 स्टेजेस हैं। अभी बाय चौथी स्टेज पर है और ब्रेक थ्रू के बाद गोल्डन कोर की मिडिल स्टेज पर पहुंच जाएगा। बाय की कल्टीवेशन स्पीड देखकर सब उसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि बाय कई दिनों से क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए डिवाइनर ने बाय के लिए अच्छे अच्छे खाने बनवाए हैं। खाना खाते हुए बाओ एक्सप्लेन करता है जब बाय कल्टीवेशन में बिजी था तो क्वीन क्लब क्या कर रहा था। क्वीन क्लब ने अब 4 सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं और बहुत सारे लोग जो पहले स्काई सोसाइटी के साथ थे अब क्वीन क्लब के लिए काम कर रहे हैं। बाय ये अच्छी खबर सुनकर खुश होता है। डिवाइनर बताता है कि कैसे स्काई क्लब की फेक पिल की जगह उनकी पिल सेल हो रही हैं और उन्हें बेचकर जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा हुए हैं वो इस टोकन में हैं जो क्वीन क्लब के नाम पर रजिस्टर है। इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफ़ी हैं कि वो लोग रेनबो में ऊपर लेवल पर जा सकें। अब जब बाय की कल्टीवेशन बढ़ गई है और वो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तब मानो बाकी के टीम मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन बताने आती है। मानो बताती है कि डार्क नेट से पता चला है सोंग छोटे मोटे काम कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, लेकिन जैंग और वानर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाय सोचता है कि वानर तो खुद को संभाल लेगी क्योंकि उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है, लेकिन ब्रदर जैंग क्या कर रहा होगा। तब प्रेसिडेंट आकर बताता है लिन फैमिली ने बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भेजे हैं। उधर एक डार्क अंडरग्राउंड बेसमेंट में सेंटी फैमिली का सर्वेंट चला रहा होता है। तुम लोगों ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये लोग कुछ रिफाइन कर रहे होते हैं और सर्वेंट इन्हें कोड़े मारते हुए और स्पिरिचुअल एनर्जी डालने को कहता है। उधर बाओ बाय से पूछता है कि कौन सी लिन फैमिली ने भेजे हैं, क्योंकि ईस्ट सिटी में तो बहुत सारी लिन फैमिलीज हैं और ये सब एक बड़ी सेंटी फैमिली का हिस्सा हैं। बाय देखता है कि ये स्पिरिट डिफाइंड सोल्स कमाल की हैं। प्रेसिडेंट हैरान होता है कि बाय को स्पिरिट डिफाइनिंग की भी नॉलेज है। डिवाइनर कहता है कि तुम्हें हमारे यंग मास्टर के टैलेंट्स का नहीं पता। तब बाय की नज़र एक सोर्ड पर पड़ती है। बाय सोचता है क्या ये उस स्पिरिट डिफाइनिंग टेक्निक से बनाई गई है। बाओ बताता है कि ये वाली सोर्ड मेन सेंटी फैमिली से आई है। बाय कहता है कि सेंटी फैमिली को मैसेज दो, क्वीन क्लब का लीडर उनसे मिलना चाहता है। कुछ समय बाद बाय सेंटी फैमिली विजिट करता है, जहां सेंटी फैमिली का पहला मेंबर उन्हें वेलकम करने आता है। सेंटी फैमिली ने क्वीन क्लब के लीडर के लिए बैंक्वेट रखा है। बाय कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी वर्कशॉप देखने आया हूँ जहाँ तुम लोग सोर्ड स्पिरिट डिफाइन करते हो। बाओ उस आदमी को पिल पर डिस्काउंट की लालच देता है, जिसे सुनकर सेंटी फैमिली मेंबर ऑर्डर देता है कि लीडर के लिए अंडरग्राउंड पैलेस खोलो। बाय पूछता है कि उन्होंने वर्कशॉप को इतना छुपा कर क्यों रखा है। सेंटी फैमिली मेंबर को नहीं पता कि बाय क्या कहना चाहता है और उसे नीचे जाकर खुद देखने का कहता है। नीचे बाय के आने से पहले सर्वेंट सारे कॉन्ट्रैक्टर से कहता है क्वीन क्लब लीडर इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे थके हुए चेहरों पर मुस्कान चाहिए। सर्वेंट को गुस्सा आता है क्योंकि एक आदमी उसकी बात नहीं सुन रहा। यह आदमी और कोई नहीं जैंग होता है। सर्वेंट पूछता है कि तुम्हें याद है ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, काम करने के बदले रहने की जगह और खाना दिया जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 3 मिलियन का फाइन देना होगा। सर्वेंट चिल्लाता है क्वीन क्लब लीडर आने ही वाला है और अगर किसी ने कोई भी गलती की तो जान लोगे तुम लोगों की लाश ही बाहर जाएगी। जैंग सोच रहा होता है कि वो बाय के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, उसे ये सब सहना होगा। कुछ समय बाद बाय वहाँ आता है। तुरंत सर्वेंट आकर बाय को वेलकम करता है और बताता है कि हमारे वर्कर कितने मेहनती हैं। ये सभी लोग स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बाओ पूछता है कि तुम्हारे वर्कर्स इतने वीक क्यों हैं, जैसे इन्हें सही से खाना नहीं दिया जाता। सेंटी फैमिली मेंबर के पास इस बात का जवाब नहीं होता। बाय पूछता है अच्छा ये बताओ जो सोर्ड तुमने सुबह भेजी थी वो किसने बनाई। सेंटी मेंबर को लगता है कि बाय को वो सोर्ड पसंद नहीं आई,
लेकिन बाई कहता है कि ऐसा नहीं है। उन सोर्ड में से एक सोर्ड एंशिएंट निंग जी मेथड से रिफाइन की गई थी, जो बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोगों के पास इतना काबिल वर्कर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सेंटी मेंबर कहता है, सुना नहीं लीडर ने क्या कहा? सर्वेंट कहता है कि वो वर्कर इस साइड पर है, लेकिन अचानक एक फर्नेस ब्लास्ट होता है। सर्वेंट को गुस्सा आता है और वो जैंग को मारने लगता है। बाय आकर उसे रोकता है। सर्वेंट इस बेकार वर्कर के बर्ताव पर माफी मांगता है। जैंग भी माफी मांगता है। बाओ को सर्वेंट की आवाज़ सुनी हुई लगती है। बाय सर्वेंट का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। बाय आगे बढ़कर कांपते हुए जैंग से एंशिएंट मेथड का पूछता है। जैंग अपना सर उठाता है। बाय और बाओ जैंग को इस हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं। बाय जैंग को क्वीन पिल देता है ताकि वो हील हो सके। जैंग को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। बाय कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई आ गया है। सर्वेंट कहता है, लीडर आपको जैसा लगता है वैसा नहीं है। और तब सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि कैसे सेंटी फैमिली ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर टॉर्चर किया। सेंटी मेंबर सर्वेंट को एक चमाट मारता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर बाय को गुस्सा आ जाता है। मोटा ऑर्डर देता है कि सर्वेंट को कोड़े मारे जाएं। तब जैंग आकर बाय को रोकता है कि वो भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ना ले। बाय कहता है कि जैंग के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सेंटी मेंबर को लगता है कि वो बच गया, लेकिन बाय कहता है कि ये वर्कर पर है कि वो तुम्हें छोड़ते हैं या नहीं। लेकिन वर्कर्स को इंसाफ चाहिए, इसलिए वो मोटे को पीटने लगते हैं। पिटाई के बाद बाय उससे कहता है कि क्या तुम अपनी गलती मानते हो? मोटा अपनी गलती मान लेता है और जैंग को अपनी पीठ पर उठाकर बेसमेंट से बाहर ले जाने लगता है। बाय जैंग से कहता है, बड़े भाई चलो घर चलें। क्वीन स्टेट में बाओ जैंग को बताता है कि वो 5 दिन से बेहोश था और तब तक बाय ने उसका ख्याल रखा। बाय बाओ से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। जैंग बताता है कि कैसे वो बाय पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने सेंटी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बाय जैंग को बताता है अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्वीन क्लब बाय का है उतना ही जैंग का भी है। बाओ बताता है कि कैसे क्वीन क्लब सारी सिटी में फैल गया है और पूरे कंट्री में सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही पिल्स सप्लाई करती है। तब क्वीन मेंबर्स आकर बताते हैं उन्होंने सेंटी फैमिली वर्कशॉप को सील कर दिया है और प्रिजनर्स को छुड़ा लिया। लेकिन अचानक एक आवाज़ अनाउंस करती है क्वीन क्लब हेड को एयर स्पेस लीडर ने डोंगवान में मिलने का ऑर्डर दिया है। तब प्रेसिडेंट घबराया हुआ आता है और बताता है कि लॉ एनफोर्समेंट ने हमारे सारे स्टोर सील कर दिए हैं। पूछने पर लॉ एनफोर्समेंट ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया है और अथॉरिटीज़ क्वीन क्लब के एलेक्सर को इंस्पेक्ट करना चाहती हैं। बाय की टीम को समझ नहीं आती बिना किसी नोटिस के अचानक वो सब कुछ कैसे सील कर सकते हैं। बाय को समझ आ जाती है तो स्काई सोसाइटी इतने लंबे समय से ये प्लान कर रही थी। बाय को पता है अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो एयर स्पेस लीडर से मिलने जाएगा। जैंग को भी बाय की चिंता होती है। मानो कहती है कि वो संभल कर जाए। बाय कहते हैं घबराओ नहीं, उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फिर से गरीब हो जाएंगे, लेकिन हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। बाय एयर स्पेस लीडर से मिलने चाहता है। उधर एयर स्पेस लीडर सोचता है बाय ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। यंग मास्टर ने हमारे क्लैन से मदद मांगी है ताकि हम बाय को ठिकाने लगा सकें। एयर स्पेस लीडर कहता है चाहे हम बाय को मार नहीं सकते, लेकिन अपर स्ट्रीम को उसके लिए नर्क बना देंगे। अनाउंसमेंट की जाती है क्वीन क्लब लीडर बाय आ चुका है। बाय इस बड़े से गेट को देखकर हैरान होता है। उसे एक लड़की वेलकम करती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कहता लड़की कहती है कि मेरे पीछे चलो। बाय कहता है तुम्हारे मास्टर ने इस जगह को बहुत ख्याल रखा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत दयालु हैं। लड़की बताती है कि मास्टर से संभल कर बात करना, पिछले हफ्ते उन्होंने एक आदमी को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया था। लड़की मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाकर बताती है वो बाय को ले आई है। मास्टर अंदर आने का कहता है। बाय उस लड़की को तंग करने के लिए पूछता है क्या लेफ्ट पाँव पहले रखूं या राइट। ये सुनकर मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। बाय को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि बूढ़े मास्टर्स को कैसे डील करना है। बाय कहता है जी मास्टर मुझे पता है, मेरी पहली गलती, मैंने सही से कल्टीवेट नहीं किया। मैं कंट्री के सारे गरीबों की मदद नहीं कर सका और उस लेवल की मेडिसिन नहीं बना पाया जिसकी वजह से सेक्ट का नाम खराब हो गया। और दूसरी, मैं 6 महीने से अपर स्ट्रीम में हूँ और अभी तक ऑरेंज डिसेबल ही हूँ। लड़की सोचती है कि बाय ऐसा क्यों कह रहा है, नॉर्मल कल्टीवेटर्स को ऑरेंज डिसेबल बनने में 3-4 साल लग जाते हैं। लड़की सोचती है कि इसकी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा है हम ही गलत हैं। बाय सोचता है इतना सब सुनने के बाद तो मास्टर कोई पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे जैसे बाय ने सोचा था। मास्टर कहता है ठीक है, इस बार माफ़ किया। बाय को बताया कि अब ये बूढ़ा कोई डिमांड करेगा और ऐसा ही होता है। मास्टर कहता है कि तुम्हें राइचस एलिक्सर रेसिपी क्लैन को दान करनी होगी, बदले में मैं तुम्हें 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन कॉइन दूंगा। लड़की शौक हो जाती है क्योंकि आम कल्टीवेटर मुश्किल से कुछ हज़ार कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा पाते हैं। बाय सोचता है क्या ये लोग मुझे फंसा तो नहीं रहे, 1 मिलियन तो मैं 1 महीने में कमा लेता हूँ। मास्टर बताता है कि 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बाय येलो डिसेबल बन जाएगा। बाय पहले तो सोचता है और फिर क्लैन को रेसिपी दान करने के लिए मान जाता है, लेकिन बताता है कि वो येलो डिसेबल अपने दम पर बनना चाहता है। लड़की को विश्वास नहीं होता कि कोई इतनी अच्छी ऑफर कैसे इनकार कर सकता है। मास्टर को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि बाय पागल हो गया है। येलो स्टेट पर एनर्जी और भी प्योर होती है जिससे कल्टीवेशन में समय कम लगता है। बाय नहीं मानता
क्योंकि अगर वो ऐसे ही येलो डिसाइपल पर चला गया तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत पर से विश्वास उठ जाएगा। मास्टर सोचता है कि मेरे पास समय कम है और हेवनली बॉडी को समन करके बाय को ऑर्डर देता है कि उसे ये रिवार्ड लेना ही होगा। लड़की बाय से कहती है मास्टर ने कभी किसी को ऐसे नहीं ट्रीट किया, उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाय सोचता है कि लगता है ये एल्डर मुझे रिवार्ड दिए बगैर नहीं जाने देगा। बाय कहते हैं अगर एल्डर इतना प्यार से गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो 1 मिलियन पॉइंट्स की जगह एक घर रहने को दे दें। उधर क्वीन क्लब मेंबर्स छोड़कर जा रहे होते हैं। बाव उन्हें रोकता है लेकिन उन्हें काम चाहिए, काम के बिना घर नहीं चल सकता। डिवाइनर कहता है कि हमने जहाँ से शुरुआत की थी उधर वापस आ गए। तब बाय आकर कहता है घबराओ नहीं, लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पर फल होता है, हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। मानो को बाय की फिक्र हो रही थी क्योंकि बाय ने आने में इतने दिन लगा दिए। बाय कहता है अब हम पेल नहीं बेच पाएंगे। बाव पूछता है तो फिर हम अब क्या करेंगे। बाय सबसे कहता है अगर तुम लोग अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन वो लोग नहीं जाना चाहते। क्वीन मेंबर्स भी वादा करते हैं कि वो मरते दम तक बाय का साथ देंगे। सब कहते हैं कि वो एक फैमिली हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बाय कहते हैं तो फिर ठीक है, अपना सामान पैक करो, हमें जाना होगा। सिटी में लोगों को बुरा लग रहा होता है क्योंकि क्वीन क्लब के साथ गलत हुआ। बाय और उसकी टीम एक रेगिस्तान से होते हुए एक पोर्टल से थोड़ा दूर रुकते हैं। मानो बताती है कि ये पोर्टल एंशियंट रूइन में जाकर खुलता है जहाँ लोग मिशन पूरा करके पैसे कमाने आते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने और बाहर आने का एक ही रास्ता है जिसे स्काई सोसाइटी गार्ड करती है और बिना टोकन के अंदर नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, ये लोग जो भी अंदर कमा कर लाते हैं 30% स्काई सोसाइटी को देना पड़ता है। स्काई सोसाइटी की आधी इनकम इसी जगह से आती है। बाय कहता है कि हम यहाँ सेटल होने वाले हैं। बाय की ये बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। बाय बताता है इस जगह हमारा फार्म होगा जहाँ हम मुर्गियाँ रखेंगे, और वो पहाड़ियाँ देख रहे हो, इन्हें गिराकर मिट्टी को चपटा काट दो। बाव ये सीट तुम्हारी होगी, इस गेट को तुम मैनेज करोगे। और डिवाइनर तुम ऐसा करो, अपनी डेविनेशन से पता लगाओ कि स्टोर कहाँ बनाना चाहिए और घर कहाँ। लेकिन तब स्काई कल्टीवेटर्स आकर कहते हैं देखो कौन आया है, क्वीन क्लब लीडर। लगता है इसे इतना सब खोने के बाद भी समझ नहीं आई। बाय कहते हैं हम इतनी दूर से आए हैं, क्या मैं पोर्टल के अंदर जाकर देख सकता हूँ क्या है। स्काई कल्टीवेटर कहता है क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास टोकन है तो जाओ। तब दूसरा स्काई कल्टीवेटर कहता है अगर नहीं है तो हेडक्वार्टर से लेकर आओ, अगर वो तुम्हें दे दें तो। बाय कहता है टोकन तो नहीं है मगर मैं ये साथ लाया हूँ। प्रेसिडेंट क्वीन क्लब का बोर्ड दिखाता है। बाय अनाउंस करता है बचपन से ये जगह मेरी थी और अब मैं ये वापस लेने आया हूँ। स्काई मेंबर हंसने लगते हैं। क्वीन क्लब की हिम्मत तो देखो, स्काई क्लब की जगह पर कब्जा करने का सोच रहे हैं। लगता है सब कुछ खोने के सदमे से क्वीन क्लब की लीडर का दिमाग खराब हो गया है। स्काई मेंबर कहता है कि इन बेचारों को किराया दो ताकि ये वापस जा पाएं। बाय कहता है अगर जान प्यारी है तो तुम लोग किराया लो और जाओ यहाँ से। स्काई मेंबर को गुस्सा आता है क्योंकि ये जगह स्काई सोसाइटी के ओनर डोजी सेक्ट की है। लेकिन तब बाय अपने पाउच से एक मैजिकल फ्लैग बाहर निकालता है। इस फ्लैग में से 4 और फ्लैग बाहर निकलकर चारों तरफ मिट्टी में गड़ जाते हैं। स्काई क्लब मेंबर को विश्वास नहीं होता कि बाय के पास ये सीक्रेट रैल्म फॉर्मेशन है जो सेक्ट एल्डर के पास होता है, और वो तब ही किसी को देते हैं अगर किसी ने सेक्ट के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया हो। तब हमें दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। जब बाय ने 1 मिलियन कॉइन्स की जगह घर मांगा था तब एल्डर ने बाय को एक फ्लैग दिया था। वो सिटी में जहाँ भी ये फ्लैग लगाएगा वो जगह उसकी होगी। बाय स्काई सोसाइटी को जगह देने के लिए थैंक्स कहता है। बाय के टीममेट्स को भी बाय का ये प्लान नहीं पता था। इसके बाद वहाँ के वर्कर भी बाय से माफ़ी मांगते हैं ताकि बाय उन्हें काम से न निकाले। बाय अनाउंस करता है अब से कोई भी बिना टोकन के जब चाहे पोर्टल में आ और जा सकता है, लेकिन अब जब ये मेरा घर है तो उसे किराया देना होगा। इधर मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक कप स्पिरिचुअल टी खरीदनी होगी और अपनी इनकम का 10% देना होगा। लोग 10% सुनकर खुश होते हैं क्योंकि स्काई सोसाइटी उनसे 30% ले रही थी। सब चिल्लाते हैं कि हमारे नए लीडर बहुत दयालु हैं। बाय यहाँ एक होटल बनाता है। होटल की इनॉग्रेशन के दिन बाय सोचता है कि मैं ऐसे ही पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। उधर एयर स्पेस लीडर किसी को रिपोर्ट कर रहा होता है। जैसा यंग मास्टर ने कहा था मैं वैसा तो नहीं कर पाया, लेकिन अब बाय सिटी से दूर है तो सेफ होगा। वो जिसे रिपोर्ट कर रहा होता है वो फे होती है। कुछ समय बाद हम सोंग को देखते हैं जो इसी एंशिएंट पोर्टल में मिशन करने जा रहा होता है। सोंग सोचता है कि कैसे उसे सेक्ट से आए हुए 7 महीने हो गए हैं और उसने मेहनत करके यहाँ तक सर्वाइव किया। सोंग कहता है कि वो बाय की तरह नहीं है जो अभी भी किसी सिटी के कोने में भीख मांग रहा होगा। अब सेक्टर का फ्यूचर मेरे हाथ में है। तब वो पास के लोगों को बात करते हुए सुनता है हमारे लीडर बाकी के गोल्डन कोल कल्टीवेटर से अलग हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर प्योर और पावरफुल है। आज लीडर ने क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आना है। उधर बाय आई स्पिरिट टेक्निक की 2 स्टेजेस क्लियर कर लेता है। बाय की पावर को देखकर लोगों को लगता है कि वो कॉन्टिनेंट के गोल्डन कल्टीवेटर्स की टॉप लिस्ट में होगा। सोंग भी इनके लीडर की पावर को देखकर इंप्रेस होता है। सोंग सोचता है कि अगर मैं इसे अपना दोस्त बना लूं तो रेनबो में ऊपर जाना इजी होगा। जब सोंग क्वीन क्लब प्रेसिडेंट को स्काई क्लब टोकन देता है तो वो उसे बताता है कि ये यहाँ नहीं चलता क्योंकि अब ये जगह क्वीन क्लब की है। सोंग कहता है तो क्या जो मैंने इतने पैसे इस टोकन पर लगाए हैं वो वेस्ट हो गए। प्रेसिडेंट कहता है घबराओ नहीं, हम स्काई क्लब जैसे ईवल नहीं हैं, बस एक कप चाय खरीदो तो अंदर जा सकते हो।
सॉन्ग को गुस्सा आता है क्योंकि उसने ये वीआईपी टोकन लेने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सॉन्ग को गुस्से में देखकर गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और तब बाओ कहता है कौन है जो शोर मचा रहा है, और तब वो सॉन्ग को देखकर हैरान होता है। फिर डिवाइनर भी वहाँ आता है और सॉन्ग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब सॉन्ग से पूछते हैं कि वो कहाँ था, क्योंकि उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा। डिवाइनर खुश है कि सॉन्ग अब वापस आ गया है। सॉन्ग देखने में कोई भिखारी लग रहा है, इसलिए वो क्वीन डिजाइनर को बुलाकर उसे न्यू हेयर कट देते हैं। बाद में बाओ उसे क्वीन क्लब के सारे बिजनेस की एक एक चीज़ बताने लगता है। बाओ पूछता है तो फिर तुम क्वीन क्लब में क्या काम करना चाहोगे। सॉन्ग को गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी ढाबे पर काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो एक वॉरियर है। तब बाय वहाँ आता है और सॉन्ग को विश्वास नहीं होता जब सब उसे लीडर कहकर पुकारते हैं। बाय सॉन्ग से पूछता है उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन सॉन्ग को लगता है कि बाय उसे टोंट मार रहा है। बाय उसे गले लगाकर कहता है घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैंने जून से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सॉन्ग को गुस्सा आता है क्योंकि उसे किसी की भीख नहीं चाहिए। सॉन्ग सोचता है कि आखिर क्यों, जब से मैं बाय से मिला हूँ एक परछाई बनकर रह गया हूँ, चाहे वो ब्लड ट्रायल हो या फिर सीक्रेट रेल्म। जो कुछ उसे चाहिए था वो बाय को मिल गया। जब सॉन्ग की आंख खुलती है तो सबको लगता है कि सॉन्ग कोई सपना देख रहा था। सॉन्ग बाय से कहता है कि वो उसका हाथ छोड़े। बाय को लगता है कि सॉन्ग सपने में रेनबो में ऊपर जाने की बात कर रहा था, इसलिए बाओ को ऑर्डर देता है क्वीन क्लब टोकन लाओ। बाय कंट्रीब्यूशन पॉइंट यूज करके सॉन्ग को रेड डिसाइपल बना देता है। इससे पहले सॉन्ग कुछ कहता एक फोर्स उसे ऊपर खींच लेती है। बाय कहता है ऊपर जाकर अपना ख्याल रखना। सब सोचते हैं कि सॉन्ग जाते हुए कुछ कहना चाहता था। डिवाइनर को लगता है कि सॉन्ग इस गिफ्ट के लिए थैंक्स कहना चाहता होगा। बाय कहता है क्या तुम में से कोई ऊपर असेंड करना चाहता है, वैसे भी कुछ ही समय में मैं भी असेंड हो जाऊंगा, तो किसी को ऊपर जाकर क्वीन क्लब के लिए रास्ता बनाना होगा। जैंग ये काम करना चाहता है, लेकिन फिर मानो और डिवाइनर भी जाना चाहते हैं। सब एक एक करके रेड डिसाइपल बनकर रेनबो में असेंड हो जाते हैं। बाय बाओ से पूछता है क्या तुम नहीं जाना चाहते। बाओ बताता है कि अब मैं कुछ समय के लिए क्वीन होटल में रिलैक्स करना चाहता हूँ, और वैसे भी किसी को तो होटल को संभालना है। बाय को इस बात की चिंता है क्योंकि उन्होंने स्काई क्लब की जगह ली। ऐसा नहीं है कि वो लोग इस बात से चुप रहेंगे। तभी क्वीन क्लब के बाहर एक गोल्डन लाइट पड़ती है और एक आदमी डिसेंड होता है। ये आदमी स्टार फैमिली का यंग मास्टर ली शेंग होता है। इसके साथ डोजी सेक्ट के 3 कल्टीवेटर्स होते हैं जिन्हें 3 लॉन्ग ब्रदर के नाम से जाना जाता है। इनका लिस्ट में रैंक 900 है। इससे पहले बाय साहब को अंदर जाने का कहता, तब पहले ही होटल में जा चुके हैं। ली शेंग कहता है अगर जान प्यारी है तो घुटने टेक दो, अपना सामान उठाओ और भागो यहाँ से। भाई को अपनी हेवनली आइज की हेल्प से पता चलता है कि ये सब लोग गोल्डन कोर पर हैं, लेकिन ली शेंग की कल्टीवेशन बाय जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाय कहता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जाओ यहाँ से। ली शेंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आती तुम जैसे नाली के कीड़ों को किस चीज़ का घमंड है, और अपने एक आर्टिफैक्ट की हेल्प से बाय की फॉर्मेशन को तोड़ देता है। ली शेंग बाय को जाने का एक और मौका देता है। बाय कहता है अगर ना जाऊँ तो। ली शेंग को गुस्सा आता है और कहता है कि लगता है घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। 3 लॉन्ग ब्रदर्स मिलकर एक बड़ा सा फायर अटैक करते हैं जिसे बाय अपनी आइस एबिलिटी से रोकने की कोशिश करता है। तब आइस बनना रुक जाती है और बाय क्वीन क्लब मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होटल को अपनी आइस से कवर कर लेता है। तब अचानक बाय उसके पीछे आता है और अपनी अनडैंग लेग से अटैक करता है, जो एक लॉन्ग ब्रदर रोक लेता है। लिंग शेंग को समझ नहीं आती कि बाय एक गोल्डन कोर होते हुए भी इतना पावरफुल कैसे है। बाय इजीली लॉन्ग ब्रदर्स को हरा देता है। बाय कहता है तुम बस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जिसे कल्टीवेशन का कुछ नहीं पता। ली शेंग को अपने मास्टर की बात याद आती है जब उसके मास्टर ने उसकी कल्टीवेशन को बेकार कहा था, क्योंकि ली शेंग सिर्फ एलिक्सर से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा है। ली शेंग को गुस्सा आता है और कहता है कि आज वो बाय को मार डालेगा, लेकिन तब बाय अपनी आइस एबिलिटी से उसे दूर फेंक देता है। ली शेंग कहता है मेरे पास मत आना, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो टैरन फैमिली तुम्हें मास्टर सेक्टर से बाहर निकलवा देगी। बाय अटैक बंद कर देता है। ये देखकर ली शेंग कहता है अगर तुमने अभी भी माफ़ी ना मांगी तो 3 दिन में तुम्हें मास्टर सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर बाय इमोशनल हो जाता है और फिर ली शेंग को एक चमाट मारकर कहता है कि आप 2 दिन लगेंगे। बाय खुश है क्योंकि वो अपने सेक्टर वापस जा पाएगा। क्वीन मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे कौन सेक्टर में रहेगा और कौन नहीं। ये डिसीजन सिर्फ एल्डर के पास है, और अगर किसी बाय जैसे होस्टेज को रिलीज करना हो तो फाउंडर की परमिशन चाहिए होगी। ली शेंग को समझ नहीं आती आखिर बाय क्या चाहता है, और अब वो और ज्यादा समय इस पागल के साथ नहीं रुकना चाहता। ली शेंग जाते हुए बाय को धमकी देता है, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बाय कहता है ठीक है, संभल कर जाना। बाओ बाय की पावर से इंप्रेस होता है, लेकिन पूछता है इन लॉन्ग ब्रदर्स का क्या करना है। बाय कहता है कि होटल के बाहर गार्ड्स नहीं हैं, और बाद में हम देखते हैं लॉन्ग ब्रदर्स होटल के बाहर बर्फ बने होते हैं। अंदर बाय सपने में देख रहा होता है कि ली शेंग ने उसे सेक्टर से बाहर निकलवा दिया और अब वो अपने सेक्टर वापस जा रहा है। उधर ली शेंग और रेड बालों वाला आदमी कुछ प्लान कर रहे होते हैं। ली शेंग ऑर्डर देता है स्टार्ट करो। उधर टोकन में लाइट देखकर बाय की आंख खुल जाती है। ली शेंग बाय से बदला लेने के लिए बाय के टोकन में धड़ाधड़ पॉइंट्स डलवा रहा होता है ताकि बाय असेंड हो जाए। बाय ली शेंग का प्लान समझ जाता है, इसलिए वो पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए क्वीन क्लब टोकन मंगवाता है। जब तक टोकन नहीं आ जाता तब तक बाय सारे क्वीन मेंबर्स को जल्दी जल्दी पॉइंट ट्रांसफर करता है।
ली शेंग सबको ऑर्डर दे रहा होता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उधर बाओ टोकन ले आता है, लेकिन इससे पहले वो बाय को टोकन देता, बाय की लिमिट पूरी हो जाती है और वो रेनबो में असेंड होकर ऑरेंज डिसाइपल बन जाता है। ली शेंग और उसकी टीम खुश होती है क्योंकि उन्होंने बाय से बदला ले लिया। रेनबो वे पॉइंट पर कुछ कल्टीवेटर्स नए ऑरेंज डिसाइपल के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो इतनी ब्राइट गोल्डन लाइट देखकर सोचते हैं आखिर इसने कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट यूज़ किए हैं। फिर वो सीरियस हो जाते हैं और बाय को स्पीच देने लगते हैं, कैसे उसे मेहनत करनी चाहिए, ब्ला ब्ला। बाय खुश नहीं लगता और कहता है कि उसके दोस्तों ने उसे सेंड करने में बहुत मेहनत की, वो उन्हें थैंक यू भी नहीं कह पाया। नीचे स्काई क्लब के लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बाय नामी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इसी खुशी में 3 दिन तक पार्टी होगी। उधर बाय को मानो लेने आती है। बाय कहता है मेरी वाइफ आ चुकी है, मुझे जाना होगा। मानो बाय से पूछती है स्काई क्लब को तुम्हारे असेंड करने में 10 गुना ज्यादा कॉइंस लगे होंगे, उन्होंने बहुत सोच समझकर आज का दिन चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि मानो क्या कहना चाहती है। मानो कहती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सेफ जगह जाकर बात करते हैं। बाय कहता है यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत डेंस है। मानो बताती है कि ये टैंगलैंड माउंटेन है जो स्पिरिचुअल सी के बहुत पास है। जितना स्पिरिचुअल सी के पास होगे उतनी ही कल्टीवेशन स्पीड फास्ट हो जाएगी। यहाँ कई सदियों से लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, इसलिए इस जगह की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे किसी को नहीं पता इस बड़ी सी शिप का क्या राज है। बाय यहाँ पास में एक और होटल खोलने का सोच रहा होता है। मानो बताती है ये इतना ईजी नहीं होगा और बताती है कि क्यों लिंग शेंग ने उसे आज ही असेंड करवाया ताकि वो कल 10 हार्ट सिलेक्शन में तुम पर अटैक कर पाए। मानो एक्सप्लेन करती है 10 हार्ट सिलेक्शन क्या है। हर साल 10 हार्ट्स कुछ कल्टीवेटर्स को स्पेशल मिशन करने का चांस देते हैं और उनके बदले में उन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, मिशन में जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उसका 50% पार्टिसिपेंट को मिलेगा। इन 10 हार्ट्स के मिशंस में कैलीग्राफी, वेपन रिफाइनिंग, एलिक्सर रिफाइनिंग, बीस्ट कैप्चरिंग और बहुत सारे मिशन होते हैं जो सारे ही सेफ हैं। लेकिन एक हाल है जिसके मिशन बहुत टफ हैं, लेकिन बदले में रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा मिलते हैं। इस हाल के मिशंस में कल्टीवेटर्स को डीमन हंट करने होते हैं। बाय कहता है ये सब सुनने में डेंजरस लग रहा है तो मैं सिंपली कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लूंगा और ली शेंग का प्लान खराब हो जाएगा। मानो उदास हो जाती है क्योंकि आउटलैंडर एल्डर ने उसे रिटायर होली लैंड में एक मिशन करने को कहा है। अब जब बाय नहीं जा रहा तो उसे अकेले जाना होगा। बाय कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मानो कहती है कि वैसे तो ये मिशन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो बाय से कहती है कि वो एक बार फिर सोच ले। अगला दिन, आज 10 हॉल ट्रायल है। एक आवाज़ सारे डिसाइपल्स को वेलकम करती है। ड्वानर और जैंग बाय को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब वहाँ सॉन्ग आता है जो बताता है कि यहाँ कई सालों से ली शेंग की फैमिली कल्टीवेट कर रही है, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और अब खुद अपनी मौत के मुंह में चले आए। बाय सॉन्ग को देखकर कहता है देखो सॉन्ग कितना बड़ा हो गया है और वो अपने अंकल का कितना अच्छा सोचता है। सॉन्ग कहता है मैं तो तुम्हें बस बता रहा था, अगर ट्रायल में मरना है तो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं और डीमन कंकरिंग हाल मास्टर फूजी बताता है आज की एग्जामिनेशन मैं करूँगा, जिसका नाम और हाल बोला जाए वो उस पोर्टल में चला जाए। एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया तो कोई छोड़कर नहीं जा सकता। फेंग फूजी वार्निंग देने के लिए एक माउंटेन की टॉप उड़ा देता है। ट्रायल स्टार्ट होता है और फेंग फूजी रैंडम नाम ले रहा होता है, जायमा, कामी, डार्क हाल जाओ। ऐसे ही नाम लेते लेते जैंग की बारी आ जाती है जिसे सोल रिफाइनिंग हाल में भेजा जाता है। ये इसके लिए अच्छी जगह है। और फिर सॉन्ग और डिवाइनर की बारी आती है जो कम्फू हाल में जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे और लोगों के बाद मानो का नाम लिया जाता है जिसे और लोगों के साथ प्रोटेक्टेड डोमेन में जाना है। मानो के जाने के बाद बाय भी जाने लगता है, लेकिन एग्जामिनर बाय का नाम नहीं लेता और पोर्टल बंद हो जाता है। फेंग फूजी अनाउंस करता है बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स डीमन कंकरिंग हाल का मिशन करेंगे। बाय सोचता है ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो मानो वाले हाल के लिए अप्लाई किया था। फिर उसे समझ आ जाती है ये सब ली शेंग का किया धरा है। एक आदमी बताता है कैसे डीमन कंकरिंग हाल में से सिर्फ गिने चुने ही लोग वापस आ पाते हैं। तब फेंग फूजी बाहर आकर कहता है तुम्हें कंप्लेन करने की जगह खुश होना चाहिए कि तुम्हें डीमन हाल का मिशन मिला। फेंग फूजी बताता है कि आगे जो मैंने पावर यूज़ की थी वो मेरा सिर्फ 50% पावर थी और एक बैट लगाता है जो भी मेरे से पहले माउंटेन तक पहुंचेगा उसे 3 साल के लिए मिशन नहीं करने पड़ेंगे। और हाँ, मैं सिर्फ 50% पावर ही यूज़ करूंगा, लेकिन जो लास्ट में आया उसका मिशन बहुत टफ होने वाला है। बाय कहता है कि इस बूढ़े को नहीं पता कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। बाय अपनी अनडाइंग मसल यूज़ करता है। बाकी के पार्टिसिपेंट्स बाय की पावर से इंप्रेस होते हैं। उधर बूढ़ा एल्डर सोच रहा होता है कि आजकल की जनरेशन बहुत वीक है। तब वो पीछे बाय को आता देख कर कहता है इस लड़के में दम है। बाय देखता है कि एल्डर और फास्ट हो गया है, इसलिए अपने मैग्नेटिक विंग समन करता है। एल्डर भी हंसकर अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है। बाय आगे ना बढ़ पाए इसलिए वो उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है। बाय हार नहीं मानता और अपनी डीमन बॉडी को समन कर देता है। एल्डर सोचता है कि अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो पता चल गया है कि क्यों बाय ने उन सब की नाक में दम कर रखा है। बाय जीतने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि 3 साल तक डेंजरस मिशन ना करना तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने एल्डर को गुस्सा दिलाया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एल्डर और पावर यूज़ करने का सोचता है, लेकिन तब बाय एक्टिंग करने लगता है जैसे उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली है।
बाय जानबूझकर हार जाता है और उस जगह पहुंचकर हाल मास्टर से कहता है, मास्टर सच में आप बहुत पावरफुल हैं। तब वहाँ एक और आदमी डाउजी आकर कहता है, मास्टर की कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई है। इस पर उन्हें आने में बस आधा घंटा लगा। मास्टर कहता है कि मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे अब तंग मत करना, बाकी का ट्रायल तुम संभाल लो। मास्टर के जाने के बाद बाय रिलैक्स हो जाता है। डाउजी बाय को टेढ़ी आंख से देखता है। हमें पता चलता है कि डाउजी डीमन कंकरिंग हॉल का वाइस प्रेसिडेंट है। डाउजी कहता है, घबराओ नहीं, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। डीमन हंटिंग हॉल का ये रूल है कि न्यू मेंबर्स को पहले इंट्रोडक्टरी मिशन पास करना होते हैं। ये टास्क आसान और सिंपल है, लेकिन अगर किसी ने भी टास्क पूरा ना किया या फिर भागा तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। डाउजी सबको मिशन देने लगता है। एक कल्टीवेटर को एक आदमी को मारने का मिशन मिलता है जिसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर स्टेज जितनी है। फिर बाई की बारी आती है और उसे एक प्रोस्टिट्यूट को अरेस्ट करने का मिशन मिलता है जिसका नाम जाओ है और उस आदमी की कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पीक पर है। जब सब ये नाम सुनते हैं तो पूछते हैं कि हमने सही सुना, वाइस प्रेसिडेंट ने जाओ का नाम लिया है। बाई को समझ नहीं आती ये जाओ कौन है। वो डाउजी को ये मिशन देने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन उसे थोड़ा शक होता है। डाउजी उसे बताता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ बस एक फेमस आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। उसने इस बार कुछ गरीब लड़कियों को उठा लिया है और उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट किसी ईवल टेक्निक से की है। बाई को गुस्सा आता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो इस ईवल आदमी को पकड़ कर रहेगा। इसके बाद डाउजी एक्सप्लेन करता है ये जेड स्लिप ना सिर्फ उनके मिशन की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेगी, साथ में इस जेड स्लिप से वो मिशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो पाएंगे। उन सब के पास मिशन पूरा करने के लिए 7 दिन है और उनका टाइम अभी से स्टार्ट होता है। बाई को पता है कि ये मिशन डेंजरस हो सकता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। बाई एक घने जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। फॉरेस्ट में बाई को 8 हॉर्न फ्लाइंग क्रो मिलती है। बाई को पता है कि ये बीस्ट गोल्डन कोर स्टेज पर है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर यहाँ पर जिंदा कैसे है। बाद में जब बाई फॉरेस्ट में चल रहा होता है तो वही 8 हॉर्न क्रो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बाई अपनी पॉइजन पिल यूज करता है जिससे वो बीस्ट वापस छोटा होकर उड़ जाता है। बाई सोच रहा होता है आखिर जाओ यहाँ कैसे सर्वाइव कर रहा है। तब बाई कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है जो कह रहे होते हैं, यंग मास्टर हमें चलना चाहिए, एल्डर ने हमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, लेकिन ये जगह बहुत डेंजरस है। बाई देखता है कि जाओ हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए 2 गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। गार्ड्स की कल्टीवेशन गोल्डन कोर की स्टार्टिंग स्टेज पर है। बाई अभी भी समझ नहीं पा रहा जाओ इतने वीक गार्ड्स के साथ यहाँ क्या कर रहा है। तब गार्ड्स बाई को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर बाई को देखकर एक ईवल स्माइल देने लगते हैं। जाओ कहता है कि इस बार उसने अच्छा माल भेजा है। ये सुनकर बाई को समझ आ जाती है कि इन्हें पहले से ही पता था कि बाई यहाँ आने वाला है। यंग मास्टर कहता है, जास्मीन ट्यूलिप इसे पकड़ कर लेकर आओ, मैं और वेट नहीं कर सकता। जास्मीन और ट्यूलिप इन वैशी दरिंदों का नाम होता है जो बाई को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। उन्हें बताया गया था कि बाई की पावर गोल्डन कोर जितनी है, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। यंग मास्टर कहता है कि मुझे ये खिलौना जिंदा चाहिए, इसे मार मत देना। जास्मीन और ट्यूलिप को लगता है अगर वो मिलकर अटैक करें तो वो इसे पकड़ पाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। बाई का एक अटैक उन्हें रोकने के लिए काफी होता है। ट्यूलिप कहता है, यंग मास्टर भागो, इन्फॉर्मेशन गलत थी, ये कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। जाओ डर कर भागने लगता है, लेकिन बाई कहता है कि कहाँ जा रहे हो, बैठकर बात करते हैं। जाओ कहता है, छोड़ो मुझे, क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। जाओ की शर्ट फट जाती है जिससे वो बचकर भाग निकलता है। बाई कहता है कि जितना भी भाग लो तुम बचकर नहीं जा सकते। उधर जाओ जंगल में दूर निकल जाता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है बाई पहले पहुंच जाता है। ये देखकर जाओ डर जाता है। बाई को गुस्सा आता है, इसलिए वो एक मधुमक्खियों का छत्ता इस पर फेंक देता है। बाई कहता है कि पानी लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जाओ पेड़ से टकरा जाता है। बाई कहता है, सॉरी, मेरा लेफ्ट यानी तुम्हारा राइट। पानी से बाहर निकलने के बाद जाओ रैम की भीख मांगता है और बाई को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाता है। जाओ बताता है कि कैसे डीमन कंकरिंग हॉल ने 2 दिन पहले उसे बाई की लोकेशन भेजकर कहा था कि वो बाई को फॉरेस्ट में आते ही खत्म कर दें। बाई को ये बात समझ नहीं आ रही। ली शेंग को पता है कि ये वीक कल्टीवेटर्स मुझे मार नहीं पाएंगे, तो आखिर ली शेंग का प्लान क्या है? बाई ये सोच ही रहा होता है कि जाओ फिर से भागने लगता है, लेकिन तब अचानक 8 हॉर्न क्रो आकर उसे खा जाती है और पीछे सिर्फ जो का पेंडेंट रह जाता है। इससे पहले क्रो बाई पर अटैक करती, बाई पिल निकालता है जिसे देखकर बीस्ट भाग जाता है। तब अचानक पेंडेंट के गायब होने के बाद काले बादल छा जाते हैं। एक आवाज़ गुस्से से पूछती है, आखिर किसने मेरे एरिया में आकर मेरे डिसाइपल को मारा? उधर डाउजी ली शेंग को रिपोर्ट करता है कि मैंने सब कुछ प्लान के हिसाब से कर दिया है, लेकिन तब वो हॉल मास्टर को देखकर घबरा जाता है। ऐसा लग रहा है कि हॉल मास्टर इस प्लान में शामिल नहीं है। हॉल मास्टर फैंग फूजी बताता है, मुझे हेवनली बीइंग बनने का चांस मिला है और अब ये मेरे एक डिसाइपल बाय पर है कि मैं बन पाऊंगा या नहीं। डाउजी को समझ नहीं आती मास्टर बाय का क्यों पूछ रहे हैं। मास्टर कहते हैं, जितना कहा जाए उतना करो, बाय को इनिशियल मिशन करने की जरूरत नहीं है। डाउजी कामते हुए बताता है उसने बाय को ईवल फॉरेस्ट में मिशन के लिए भेजा है। ये सुनकर फैंग फूजी को गुस्सा आता है। डाउजी मास्टर से माफी मांगता है, लेकिन फैंग फूजी गुस्से में चला जाता है।
बाहर फैंग फूजी सबको ऑर्डर देता है, डीमन कंकरिंग बैटल शिप रेडी करो। डाउजी सोचता है आखिर ये बाय कौन है। हाल मास्टर शिप पर आते ही ऑर्डर देता है, बैटल के लिए ईवल फॉरेस्ट चलो। उधर बाय उस अटैकर को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उस बर्ड ने इसके डिसाइपल को खा लिया था। ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाला आदमी बाय पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे बाय बड़ी मुश्किल से रोकता है। बाय को पता है कि वो इससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो एंशिएंट डीमन सील और क्वैशू फॉर्मेशन यूज करता है। एंशिएंट डीमन सील एक अटैक को रोककर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अभी फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक बाय इस बूढ़े के अटैक को रोकने के लिए अपनी डीमन बॉडी और बर्तन समन करता है। उधर फैंग फूजी ऑर्डर देता है, जल्दी से बाय को ढूंढो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब एक कल्टीवेटर आकर बताता है उन्होंने पास में एक एनर्जी फ्लक्चुएशन फील की है। उधर बाय का बर्तन क्रैक करने लगता है। बाय फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो अपने से पावरफुल एनिमी का सामना कर रहा है। तब अचानक बूढ़े का अटैक खत्म हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि फैंग फूजी ने यह अटैक रोक दिया था। बूढ़ा कहता है फैंग फूजी तुम मेरी लड़ाई में क्यों घुस रहे हो। फैंग फूजी गुस्से में कहता है तुम्हारी मेरे डिसाइपल पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई, और एक पावरफुल अटैक फेंकता है। बूढ़ा सिर्फ नेशन सोल की निशन स्टेज पर है, इसलिए वो इतना पावरफुल अटैक ब्लॉक नहीं कर पाता। बाय सोचता है ये हाल मास्टर बहुत बेरहम है, लेकिन बाय को समझ नहीं आती कि हाल मास्टर उसे बचाने क्यों आए हैं। बाय मास्टर फूजी को रिस्पेक्ट दिखाता है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। मास्टर फूजी खुश है कि बाय को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब अचानक बाय की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो उसे कहीं सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। मास्टर फूजी सोचता है अगर मैं ना भी आता तो बाय बच जाता, और अब उसे समझ आ गई है क्यों वो रिस्पेक्टेड पर्सन बाय पर नजर रख रहा है।